खुशामदीद, आदाब आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सभी नाज़रीन, आज का दिन इंतहाई अहम दिन है। बैनुल-अक़वामी सतह पर आज के दिन को काफ़ी अहमियत के साथ लिया जाता है। कई अहम तकरीबों का एहतमाम किया जाता है, उस पर आज ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और जब ख़बरों के सफ़र में हम आएंगे तो आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक ख़बरें बताएंगे, बल्कि आपको मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, सब ख़बरों से बाखबर करेंगे। सुबह 10 बजे तक आपका साथ रहेगा, आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, रूबरू रहेंगे हम दोनों, और ख़बरें आपको बताते रहेंगे न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बल्कि मुल्क और दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। 9:40 का वक्त होगा जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हुकूमती सतह तक अपने मसाइल को पहुंचाने का एक सुनहरी मौका है। हमारे फ़ोन लाइन्स के ज़रिए से आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए अपनी बात रख सकते हैं। तो ये जनाब है फॉर्मेट प्रोग्राम का, सिर्फ याद दहानी के लिए हमने आपके सामने ये बात रख दी है। अब प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत कर देते हैं, और शुरुआती दौर पर आपको पता है ज़रा माजी की बात पढ़ते हैं और याद करते हैं कि तारीख़ में आज का दिन क्या कुछ कह रहा है। और ये सुनना, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जहन से निकल जाती हैं, और हम कोशिश करते हैं वो बैनुल-अक़वामी चीज़ें आपके सामने और मुल्क की सतह पर जो रोनुमा हुए वाक़ात हैं उनकी अक्कासी आपके सामने करें, ताकि आप उन्हें याद रखें और मुस्तक़बिल की राहों में उस एक्सपीरियंस को लेते हुए कुछ आसानियां पैदा हो। इसलिए ये बातें आज आपके सामने रखते हैं। तो जनाब आसिफ रशीद हमारे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। शुरुआत कीजिएगा कि तारीख के आज के दिन में क्या कुछ है माजी में। बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त हम आपके साथ हैं। 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे, लेकिन आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आज का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है। 10 दिसंबर की तारीख है। साल 1902 में तस्मानिया में खवातीन को वोट देने का हक आज ही के दिन हासिल हुआ। 1947 में सोवियत यूनियन और चेकोस्लोवाकिया के दरमियान आज ही के दिन तिजारती मुआहिदा जिस पर दस्तखत किए गए थे। 1961 में सोवियत यूनियन और अल्बानिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता हुए थे। और 1963 में आज ही के दिन अफ्रीकी मुल्क ज़िम्बाब्वे ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। आज का दिन था 10 दिसंबर साल 1963। साल 2000 में नवाज शरीफ खानदान समेत 10 साल के लिए पाकिस्तान से आज ही के दिन जलावतन हुए थे। फ्रांस ने 1582 में 10 दिसंबर को ही आज के दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल बाकायदा आज के दिन शुरू हुआ था। जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खात्मे का मुतालबा आज ही के दिन शुरू हुआ था और नेल्सन मंडेला ने इसकी शुरुआत की थी। और कजाकिस्तान ने साल 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की, और कजाकिस्तान का भी आज यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। ज़रा खबरों को पिटारा खोल देते हैं और बताते हैं आपको कि आज क्या कुछ हमारे पिटारे के अंदर है, आपके सामने रखने के लिए क्या कुछ है। आज का दिन, जैसे माजी में कुछ बातें आसिफ ने बता दी, लेकिन आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन भी मनाया जाता है। दुनिया भर के अंदर आज के दिन मुख्तलिफ तकरीबों का एहतमाम भी होता है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के ज़ाविये से देखें, मुल्क की सतह पर देखें, बैनुल-अक़वामी सतह पर देखें और सहाफ़त के चश्मे से देखें, तो एक रिपोर्ट आज जारी कर दी गई है। और इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर यह रिपोर्ट जो जारी की है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से, IFJ की तरफ से जारी कर दी गई है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के अंदर सहाफ़ियों को इंतहाई मुश्किलें दरपेश हैं, और मुश्किल तरीन मुल्कों के अंदर भारत का शुमार भी किया जाता है। ग्लोबल मीडिया ग्रुप की तरफ से जो बात सामने रखी गई है कि साल 2021 के दौरान भी सहाफ़ियों पर काफ़ी कदगनें लगी हैं और कई सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया है। और जहां पर सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं वहां पर सबसे पहले चाइना का नाम रखा गया है, उसके बाद टर्की का नाम सामने रखा गया है, बेलारूस का नाम सामने है, इजिप्ट का और वियतनाम का नाम भी सामने आया है। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिज्म के मुताबिक
कुल मिलाकर इस साल यानी रवा साल के दौरान 360 से ज्यादा सहाफियों को जेल खानों के अंदर डाल दिया गया है, जबकि पिछले साल जो डाटा था वो सिर्फ 235 थे। यानी पिछले साल के मुकाबले में दुनिया भर के अंदर इस साल सहाफियों की पर कदगने बढ़ी हैं, उन्हें जेल खानों के अंदर डाल दिया गया और वो फिगर जो है वो डेट इज 365। ये जनाब एक रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। और जब रिपोर्ट को आप खंगालेंगे तो पता लगता है कि चाइना और तुर्की ने कम से कम 30 से ज्यादा सहाफियों को गिरफ्तार किया है और इसी तरीके से बेलारूस के अंदर भी 30 से ज्यादा सहाफी जो है वह गिरफ्तार है। इजिप्ट के अंदर 27 सहाफी गिरफ्तार है, वियतनाम के अंदर 21 सहाफी गिरफ्तार है और जब भारत की आप बात करते हैं तो भारत के अंदर भी डबल डिजिट फिगर्स की बात कही गई है आईएफजे की तरफ से, जिनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की गई है। और ये जब मामला सामने रखा गया है जी आईएफजे की तरफ से, तो उनका मानना है कि जनाब आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है, इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जा रहा है और इंसानी हकूक़ के दिन ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी बतानी है कि किस तरीके से सहाफ़ियों के हकूक़ पर सरकारी तौर पर शबखून माना जा रहा है और सरकार क्यों कार्रवाई कर रही है। चीन के अंदर सहाफ़ियों पर इसलिए जुल्म किया गया क्योंकि उन्होंने कोविड-19 की तमाम स्टोरियां दुनिया तक पहुंचाना शुरू किया और यही वजह है कि सहाफ़ियों पर कदगन और सहाफ़ियों को पाबंदी सलासल बना दिया गया। और जहां तक तुर्की की बात करें तो रजब तैयब अर्दगान के खिलाफ तहरीरी मवाद लिखने और उनके खिलाफ स्टोरियां शाया करने पर भी सहाफ़ियों को पाबंदी सलासल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों का नाम भी इस फहरिस्त के अंदर है। जी आसिफ। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखेंगे तो ये रिपोर्ट बताती है कि भारत भी सहाफ़ियों के लिए जिन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है उन्हें लफ्ज़ खतरनाक सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता या स्पीशी से वाबस्ता अफराद को सबसे ज़्यादा मुश्किलें इन ममालिक में आई हैं। एक फहरिस्त तैयार की गई है, तुर्की, पाकिस्तान और भारत का नाम भी इसमें शामिल है। दूसरी बात कि 2021 में जिन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कार्रवाइयाँ हुई, तकरीबन ये तादाद 293 के आसपास बनती है जिन सहाफ़ियों को जेल भेजा गया, बंद किया गया और 24 के करीब हलाकतें भी सहाफ़ियों की इस साल हुई है। पिछले साल जहां पर 348 तक की तादाद भी पहुंची थी, लेकिन साल 2021 में भी अपनी खिदमत अंजाम देते हुए दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में 24 सहाफ़ी अपनी जान गंवा बैठे हैं और इसमें जम्मू कश्मीर के भी कुछ लोगों का नाम है। बात जरा करते हैं अब जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की भी, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक मसला हमेशा से रहा है और वो अफसरान की कमी या फिर डिपार्टमेंट्स में तालमेल ना होना एक बड़ी परेशानी थी, मगर अब अफसरान की मजीद तैनाती के लिए फैसला लिया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT की तरफ से तैयारी की गई है कि 17 मजीद ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अफसरान हैं उनको जम्मू कश्मीर के अंदर लाया जाएगा और जो खाली असामियां हैं या एडिशनल चार्जेस कहीं पर दिए गए, कहीं पर इजाफी बोझ अफसरान पर डाला जाएगा, उसको कम से कम करने की कोशिश होगी। इस वक्त कुल जो जम्मू कश्मीर में 137 पोस्टें टोटल जो सीनियर ऑफिशियल्स की हैं, इनमें 60 से नीचे इस वक्त जो आदाद-ओ-शुमार सरकारी हैं वो बताते हैं कि सिर्फ 59 ऐसे अफसरान हैं जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं और 15 को डेपुटेशन बेसिस पे लगाया गया है, लेकिन 60 से ज्यादा ऐसी असामियां हैं जहां पर आज सीनियर ऑफिसर्स होने चाहिए थे लेकिन नहीं है और अब तैयारी की गई है कि ऑल इंडिया सर्विसेज लेवल के इस रैंक के 17 मजीद अफसरान को जम्मू कश्मीर में तैनात किया जाएगा। जब अफसरों की कमी की बात हम आपको बता रहे हैं तो याद रखिएगा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्ट्रेंथ है, यानी जो कुल मिलाकर अफसरों की तादाद है वो 137 है। 137 पोस्ट IAS के रखे गए हैं जी, उनमें एक बाइफर्केशन है। 75 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी डायरेक्ट IAS कार्डर से वो आएंगे और 62 जो है 60 से ज्यादा जो है वो इंडक्ट किए जाएंगे जी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से IAS के अंदर। ठीक है जी, ये इनर सिस्टम एक बहुत पहले से चल रहा था, इसी को आगे करने की जरूरत थी। और इन 137 पोस्टों में से इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है, तकरीबन 60 के करीब 59 IAS ऑफिसर्स पोस्टेड है जम्मू कश्मीर के अंदर। 137 में से तकरीबन 60 के करीब IAS अफसर पोस्ट किए गए हैं जी जम्मू कश्मीर के अंदर। इनमें भी 7 IAS अफसर ऐसे हैं जो सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं, 8 ऐसे हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए दे दिया गया है
और टोटल 15 इस वक्त कुल मिलाकर है जी जो जम्मू कश्मीर के अंदर आपके पास काम कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड जो बातें हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर के पास 60 IAS अफसर है, जिनमें कुछ सेंट्रल डेप्यूटेशन पर है, कुछ लद्दाख की डेप्यूटेशन पर है, और उन 60 में से वो एक शख्स भी है जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि उसने नौकरी छोड़ दी है, शाह फैसल। आज के दिन भी शाह फैसल ने नौकरी छोड़ी है, उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उनके इस्तीफे को आज के दिन भी कबूल नहीं किया गया है। इस तरीके की इत्तलात है ऑन रिकॉर्ड, जब आप खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा। उन फरिश्तों में जो अफसरों के नाम है उनमें आपको शाह फैसल का नाम भी दिखेगा, जो गालिबन पिछले 3 साल से कुर्सी पर है ही नहीं, लेकिन अभी भी काडर है क्योंकि उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। उसके बाद अब जो लोग जरा बाहर हैं और कुछ लोग जो डेप्यूटेशन पे, फटाफट से आप जरा सुन लीजिएगा ताकि आपको अंदाजा लग सके कि सीनियर मोस्ट अफसर कौन कहां पर है। IAS अफसर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, जो करंटली डेप्यूटेशन पर है, उनमें प्रदीप कुमार त्रिपाठी साहब, सुधांशु पांडे जी है, प्रदीप कुमार नायक है, राजकुमार गोयल और अशोक कुमार परमार और डॉक्टर मनदीप के भंडारी, ये डेप्यूटेशन पर है दिल्ली के अंदर। और फिर जो हमारा यूनियन टेरिटरी का जब अर्थ वाइज स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो लद्दाख के लिए भी अफसर देने थे, उनमें सबसे टॉप पोस्ट अफसर आपका उमंग नरोला साहब है, उन्हें लद्दाख के लिए दे दिया गया। फिर पवन कोतवाल साहब वो लद्दाख के अंदर है, सौरभ भगत साहब लद्दाख के अंदर है, अजीत कुमार साहू लद्दाख के अंदर है, स्वागत विश्वास लद्दाख के अंदर है, रविंदर कुमार लद्दाख के अंदर है, और बाला साहब सुई लद्दाख के अंदर है, संतोष सुखदेवा ये भी लद्दाख के अंदर। तो कुल मिलाकर ये सिचुएशन है, और जब ये सिचुएशन बनी तो उसके बाद अब मरकजी हुकूमत ने इस मामले की संजीदगी को समझा है, और DOPT जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने अब 17 अफसरों को शॉर्टलिस्ट किया है और उनके कार्डर चेंज के हवाले से फाइल को तैयार किया जा रहा है, और बहुत जल्द अब 17 अफसर आएंगे। अगर 17 आते भी है तो बुनियादी सतह पर आपका मामला सेट नहीं होता, क्योंकि अभी भी तफावत रहेगी। स्टाफ स्ट्रेंथ जो जितनी आपकी है और जो आपकी प्रेजेंट पोजीशन रहेगी उसमें भी काफी ज्यादा तफावत अभी देखने को मिलेगी, और ये एक बड़ी वजह है मेरे ख्याल से जो एडिशनल चार्ज और 10 तरह की बातें हम देख रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अफसर ही नहीं है, जिसकी वजह से लैतुलैत से काम हो रहा है। तो ये जरा थी सूरत हाल। DOPT 17 नए अफसरों की तैनाती कर रहा है। इस सिलसिले में ऑर्डर्स बहुत जल्द जारी होंगे, और ये जो शॉर्टेज से ओवरकम करने की बात है, इसमें अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल के आखिर तक ये मामला कहीं ना कहीं हल हो सकता है। तो ये तो थी जनाब खबर जो हमने आपके सामने मुलाजमीन की रखी, उन अफसरों की रखी जो स्टेट को चला सकते हैं, और कितनी कमी हमारे पास है डिटेल आपके सामने रखी। अब बढ़ते हैं आगे, बात जरा सरकार के एक और फैसले की करती है, और माना जरा कि ये इंतहाई अहम संग-मील है, और ये फैसला जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, और माना जरा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट आने वाले चंद महीनों में जदीद खदुखाल से सामने आएगा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड जो है वो लगभग मुकम्मल हो रहा है, और 18 जिलों के अंदर जहां पर डिजिटलाइजेशन का काम को हाथ में लिया गया है, उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले साल मार्च तक मामला मुकम्मल हो, मार्च से पहले ही मामला जो है वो मुकम्मल हो सकता है। यानी टारगेट जो है वो फरवरी या मार्च का वस्त रखा गया है जनाब 2022 का, और कहा जा रहा है कि ये 18 जिलों के अंदर जो डिजिटलाइजेशन है ये मुकम्मल होगी। इसके साथ साथ जियो टैगिंग जो औकाफ की थी, वक्त प्रॉपर्टीज की थी, वो भी लगभग मुकम्मल हो गई है, और अब ऑनलाइन मामला चलेगा। यानी आपने फर्द निकालनी है, आपने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट अपना निकालना है, तो अब आप फीस भरेंगे और ऑनलाइन ये सारी चीजें जो है वो आपको मिल सकती है। और ये जम्मू कश्मीर के अंदर माना जा रहा है कि ये पहला मौका होगा जी जब जम्मू कश्मीर के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतने बड़े मेजर रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लगातार इस पूरे मामले पर रिव्यू भी ले रहे हैं। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DIL RMP प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी यह काम शुरू किया गया पूरे मुल्क के साथ साथ, और अब माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नियर टू कंप्लीट यह पूरा मामला है। एक अच्छी चीज जो इसमें है कि अब आप ऑनलाइन तो निकालेंगे ही अपने सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड, लेकिन हमें जो बावसूद राय से पता लग रहा है, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जिम्मेदार है उनका मानना है कि देखिए निज़ाम ऐसा बनाया जा रहा है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर है,
अगर कोई इसमें टेम्परिंग करता है, कोई इसकी नकल निकालना चाहता है, तो आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट जाएगा जी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर, और जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर उसे एक्सेस नहीं करेगा। तो अगर ये सारी चीजें चलती हैं, ये जो माफिया और 10 तरह की बातें हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। और जो लोग रो रहे हैं जनाब पटवार खाने जाए तो पटवारी नहीं मिलता है, नायब तहसीलदार के दफ्तर जाए तो दस्तखत करवाने में 8 से 10 दिन का वक्त लगता है। तो ये सारा निज़ाम अगर स्ट्रीमलाइन होता है तो इससे फायदा होगा, लेकिन फिलहाल डेडलाइन जो है वो मार्च की दे दी गई है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद तजम्मुल हमारे साथ है। सईद तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी। मुझे याद है कि माजी में सरकारें थी और उस वक्त भी ये बात काफी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही थी कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो है ये जी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 2014 का सैलाब भी आया, उसके बाद दोबारा इस पर गुफ्तगू हुई कि जनाब क्यों ये जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्ड हमारा वॉश ऑफ हुआ है। लेकिन अब सरकार ये मानी कि 18 जिलों के अंदर मार्च के वक्त तक मुकम्मल होगा सारा काम। क्या कुछ आपके पास डिटेल्स है? देखिए, जिस वक्त दीगर डिपार्टमेंटों में भी रिफॉर्म आया और बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज हो गया, और बहुत टाइम पहले जम्मू कश्मीर में कोशिश चल रही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी महकमे माल में अगर आपने छोटा से छोटा कागज हासिल करना हो तो आपको काफी टाइम लगता है, चाहे वो नक्श इंतखाब हो, चाहे नक्श अमीनी हो, चाहे आपने कागजात को फोतिया इंतकाल के बाद, वालिद मरहूम के इंतकाल के बाद बच्चों के नाम करना हो तो काफी वक्त लग जाता था। इसी तरह से अगर कोई रिकॉर्ड प्रॉपर्टी आपके दादाजी के नाम पे, फिर आपका चाचा अलग हो गया, उसने अपने पास अपने कब्जे में रखी, और उसके बाद जब आप इस रिकॉर्ड को खंगालते हैं तो सीधा आपको कोर्ट ले जाते हैं, और कोर्ट में ये मामला इल्तिवा में पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो महरूम लोग हो जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी से, अपने वालिदैन की बुजुर्गों से। बहुत सारे मामला जिसमें सरकारी लैंड को इंक्लोज करके लोगों ने अपने खाते में डाला, या फॉरेस्ट लैंड को अपने खाते में डाला, या रोशनी लैंड, या बाकी मामला जो है। इसी तरह से महकमा माल अब कुछ महीनों के बाद बाकायदा तौर पर डिजिटाइज होगा और आपको ऑनलाइन SMS आ जाएगा। जिस तरह से आप बैंकिंग करते हैं, जिस तरह से आप बाकी बिजनेस करते हैं, इसी तरह से आपका रिकॉर्ड जो है वो महफूज हो जाएगा। खुदा न खास्ता आगजनी या बारिशों या बर्फबारी या किसी आफत समाल की वजह से कोई परेशानी आ जाए तो आपका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन। मुझे याद है कि माजी में हुकूमत थी और कांग्रेस के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि जनाब ये एक बड़ा लैंड रिफॉर्म है जी जो हम करने जा रहे हैं, और इससे राहत मिलेगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को भी और अवाम को भी। उसके बाद कमोबेश 12-13 साल का वक्त हो गया है। तो ये जो अब ये नई डेडलाइन सामने आई है, क्या आपको लगता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट 100% इस डेडलाइन पर उभर कर सामने आएगा, या फिर एक और डेडलाइन सामने आ सकती है? देखिए, कोशिश महकमा माल की तरफ से है, क्योंकि इन दिनों जम्मू कश्मीर में अब लेफ्टिनेंट गवर्नर आज खुद इन कामों को मॉनिटर करते हैं। अवामी हुकूमतों में रेवेन्यू मिनिस्टर आपके पास है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास फाइल जाता है। तो हो सकता है कि इस साल मार्च या बीते नेक्स्ट ईयर मार्च में जो डेडलाइन मुकर्रर की गई है शायद हो सकता है कि सरकार अपने अहदाफ को हासिल कर पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास क्या वो तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है, चाहे उन्होंने महकमा माल के इस रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने से कबल जो इक़दाम उठाने चाहिए थे या नहीं। क्योंकि महकमा माल में आपका पटवारी, गिरदावार, नायब तहसीलदार, इससे एक काम के साथ साथ और 4 काम लैंड ऑर्डर को दिए गए हैं। लेकिन जिसकी वजह से ये ऑनलाइन होने के बाद ये अफसरशाही या जो मुलाजमीन है, इससे अवामी राब्ता कम हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा। और इसी के साथ जो सबसे बड़ी बात है रिश्वत सतारी का मामला, महकमा माल को अमूमन मर्ज वजूद ठहराया जाता है कि आपने अहमद की टोपी महमूद के सर करके रिकॉर्ड को तब्दील किया, उसमें भी फर्क पड़ जाएगा और इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी साख जो है वो दाव पे लगी हुई है। और ऑनलाइन और डिजिटाइज होने से मुझे लगता है कि महकमा माल की क्रेडिबिलिटी बहाल हो सकती है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि औकाफ की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको अब जियो टैगिंग के जरिए कोशिश हो रही है कि जिन जिन एरियाज के अंदर आइडेंटिफिकेशन ना हो पाई हो वो भी इस प्रोसेस के थ्रू होगी। तो क्या जो तनाजात हैं कहीं किसी जिले के अंदर वो खत्म होने की जो शक व शुबात हैं, माना जाए कि खत्म हो जाएंगे इस प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस वक्त जो लैंड वक्फ की हो, अवकाफ की हो या बाकी जिम्मेदार इदारों की हो, या जो लैंड आपके पास नहीं होनी चाहिए थी और आपके पास मौजूद है, इसको रिट्रीव करने के लिए जब एक बार आपका पोर्टल बन जाएगा, जब एक बार ये डिजिटाइज हो जाएगा, उसके बाद क्योंकि अमूमन इस तरह के मामला अदालत में चले जाते हैं और अदालत में जो डिजिटल मॉनिटरिंग सेल होगा
वो ऑनलाइन चेक करेगी कि फलां शख्स जो जमीन का दावा करता है ये इसकी है या नहीं तो वहां से जो डायरेक्शन जाती थी डिवीजन बेंच की, वो बाद में तहसीलदार को जाती थी, तहसीलदार फिर रिकॉर्ड को खंगालता था, या तो जो जमीनात अवकाफ की है या बाकी डिपार्टमेंटों की है, या जिन डिपार्टमेंट्स ने जमीनात को अपने नाम कर दिया है, मुझे लगता है कि डिजिटाइज होने से वो रिकॉर्ड भी दुरुस्त किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आसिफ, जब हम इस खबर को ले रहे हैं तो सरकारी तौर पर जो कन्वे किया जा रहा है वो ये भी है कि जनाब जो इलीगल ज़मीन माफिया बहुत सारे इलाकों के अंदर काम कर रहा है और ज़मीनें अपने पास ले ली हैं, स्टेट लैंड को कैप्चर किया है, और अब सरकार ने भी मन बना लिया कि उस स्टेट लैंड से जो है वो कब्जा हटाना है। और एज पर द कम्युनिकेशन जो बताई गई है उसमें यही कहा गया कि सभी डिप्टी कमिश्नर्स अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी ये बता दिया गया है कि जहां जहां पर भी स्टेट लैंड होगा उस कब्जे को आपने हटाना है, और माहाना अपने रिपोर्ट जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को देनी है, जहां से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो जाएगी और मामला जो है वो एनालाइज किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो डिप्टी कमिश्नर हदफ को मुकम्मल करने में नाकाम रहेगा उसके एपीआर में ये चीज़ तहरीर की जाएगी। तो लेट अस होप सो कि जनाब नाजायज़ कब्जे भी हटे और मामला भी बेहतर बने। बढ़ते हैं जी आगे। जब ज़मीनों का मामला आ रहा है, ज़मीन की बात हो रही है, तो बात ज़रा एक और ज़मीन के टुकड़े की भी करें, लेकिन इस ज़मीन के टुकड़े का ताल्लुक जो है वो ज़िला पुलवामा से है। माजी में ज़िला पुलवामा के लोग सरापा एहतजाज थे, जच्चा पच्चा अस्पताल की मांग कर रहे थे। हुकूमत ने वादा किया, लेकिन अब सरकारी तौर पर जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो ये था कि जश्न भी हुआ, ढोल भी बजा, लेकिन अस्पताल बना ही नहीं। और ये अस्पताल बना क्यों नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे क्या वाकई तौर पर सिर्फ सियासत थी और नाराबाजी थी, या अमली कदम उठाने में साबिका दौर के मेंबरान कानून साजिया, साबिका दौर के वज़राए सेहत या साबिका दौर में वज़ीर आला जो थे, जिन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट्स की थी, वो पूरी नहीं हुई है। क्योंकि मामला जो आपके सामने हम रख रहे हैं जिला पुलवामा का है, जहां पर 100 बेडेड मैटरनिटी अस्पताल को कायम करने के लिए, बनाने के लिए आज से 3 साल कबल तैयारियों का आगाज किया गया। यानी तैयारियों के लिए जो है वो पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर कमोबेश सरकार ने 112 कनाल की ज़मीन आउटस्कर्ट्स पुलवामा शहर के थोड़े से बाहर में देखी, जहां पर उन्होंने इस बात की हामी भर ली कि 100 बेडेड मैटरनिटी अस्पताल को कायम किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिस पर 12 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है इसे एक इंतहाई अहम संग मील की हैसियत जिला पुलवामा के अंदर थी। लेकिन वक्त गुजरा, प्रोजेक्ट पर थोड़ा काम भी हुआ, यानी जब ज़मीन देखी गई तो ज़मीन पर हलचल भी थोड़ी सी देखने को मिली। हुकूमत बदली, इरादे बदले, मौसम बदला और फाइल पर नोटा नोटी का सिलसिला भी बदल गया। और अब जो बावसूख ज़राया से हमारे पास इत्तला है वो ये है कि प्रोजेक्ट सैंक्शन ही किसी प्लान में नहीं है। ज़मीन आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट के लिए तो कर दी गई है, लेकिन सैंक्शनड प्लान के अंदर नहीं है। ये वजह है जी काम नहीं हो रहा है। 3 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 से कबल उस वक्त की हुकूमत ने ज़िला पुलवामा के इलाके के अंदर आकर जश्न मनाया और कहा कि अब यहाँ पर जच्चा बच्चा अस्पताल कायम होगा ताकि साउथ के लोगों को कोई फ़ायदा मिल सके। लेकिन 3 साल के वक्फे के बाद पता लगता है कि ये 12 करोड़ का जो बोली दी गई थी, 12 करोड़ की जो नारा दिया गया था कि 12 करोड़ रुपए इस अस्पताल पर खर्च होगा, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर ही नहीं है, इसलिए काम हो नहीं पा रहा है। तो ये है जनाब एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड, एक ऐसा सवाल जो पूछा जाना चाहिए था साबिका सरकारों के जिम्मेदारों से, साबिका पार्टियों के जिम्मेदारों से, कि क्यों सिर्फ जश्न और फोटो सेशन के लिए अवाम को धोखे और गुमराही में रखा गया। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी का एक कोट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट हैज़ नॉट बीन सैंक्शनड इन एनी प्लान। ये बड़ी बात है इसमें। और ज़मीन आइडेंटिफाई फॉर द प्रोजेक्ट हैज़ नॉट बीन सैंक्शनड इन एनी प्लान।
दोनों जगहों पर कोई प्लान नहीं है, न तो पैसे का कोई 12 करोड़ का प्लान है और ना ही ज़मीन को टेक ओवर करने का कोई प्लान बनाया गया है। ये सरकारी तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो तलबा के लिए खबर बताएंगे जो जहनी तौर पर परेशान है क्योंकि बोपी का मामला है। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि इग्नो के खिलाफ सरकार क्यों कदम उठाना चाहती है और अब सरकार सयाहत के शोबे की सन्नत में रूह फूंकने के लिए एक नया कदम उठा रही है। क्या यह कदम मस्बत है, क्या इससे कुछ होगा, बताएंगे तफसील के साथ आपको एक छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।